हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो बेटा मैं आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक लेके आया हूं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। चले देखते हैं आगे क्या क्या कितना आपने पढ़ा हुआ है और कितना आपको बेसिक नॉलेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जीओसी 1 के बारे में। एक्चुअली मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, जीओसी 1 एंड जीओसी 2। ठीक है ना। तो आप रेडी रहिए, आपने सारे पुर्जे खोल लो जितना भी आपको आता है। ठीक है ना। यहां से आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे और जो भी लेक्चर चलेगा मेरा, इसमें जो है मैं आपको बस बेसिक चीजें बताऊंगा और मैं क्वेश्चन की सीरीज बाद में लेके आऊंगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीओसी 1 एंड जीओसी 2। ठीक है बेटा। जीओसी 1 में हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट भी इसको बोला जाता है बेटा। और बेटा जो जीओसी 1 है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जो आपके 12th की केमिस्ट्री है एक्चुअली वो जीओसी 2 के अंदर आती है और जीओसी 2 के लिए बेटा जीओसी 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है नी। तो बेटा जीओसी 1 जो है बेटा बेसिकली आपने सुना होगा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, और आपने सुना होगा बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। ये इसके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। जनरली बेटा यहां से क्वेश्चन आएगा आपके नीट और जेई में। जेई में बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं, आज के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से लेके और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो यहां से ही सवाल आते हैं। और बेटा इंडक्टिव पढ़ेंगे हम, रेजोनेंस पढ़ेंगे और हाइपर कंजुगेशन एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, तो मतलब अपना जीओसी 1 क्लियर हो जाएगा। तो आपको अगर जीओसी 2 आना आएगा समझ में, तो बेटा जीओसी 1 आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो बेटा हम समझते हैं रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है ना। कैसे कैसे कोई रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, बॉन्ड कैसे टूटता है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोनाइन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, और उनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है ना। और नाइट्रीन कंपाउंड क्या होते हैं और कार्बिन कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, उसके बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो बेटा बहुत इंपोर्टेंट है। बेटा फर्स्ट वन लिखा है रिएक्शन। बेटा आपको पता है रिएक्शन का मतलब होता है ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसको हम रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब रिएक्शन के बीच में जो भी चीज हो रहा होगा बेटा, बॉन्ड टूटा, रिएजेंट ने अटैक किया या इंटरमीडिएट बन गया फिर प्रोडक्ट बना, ये पूरे एक मैकेनिज्म है। ठीक। तो हम चार तरीके से समझते हैं बेटा इसको। नंबर 1 बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा अटैकिंग रिएजेंट, तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट और अगला हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बेटा अगर हम बॉन्ड क्लीवेज की बात करेंगे, मान लो बेटा अपने पास एक कार्बन कार्बन, इसी कंपाउंड को आप मान लीजिए। बेटा बॉन्ड क्लीवेज इज ऑफ टू टाइप्स, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। सर होमो का मतलब सेम, इक्वल, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। और क्या डिफरेंट क्या इक्वल बेटा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, बॉन्ड के ब्रेकडाउन के बाद बेटा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ब्रेकडाउन के बाद बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के बाद चले गया और 1 इलेक्ट्रॉन के बाद चले गया। ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा होमोलिटिक क्लीवेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 2 भी हो सकते हो 4 भी हो सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बेटा 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बेटा 1-1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे होमोलिटिक। होमो का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है। तो अगला बेटा हेटेरोलिटिक क्लीवेज इज ऑफ 2 टाइप्स। अब देखो हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है अपने पास, सिंगल बॉन्ड है बेटा, या तो टोटल इसके पास चले गया, और जब पूरा का पूरा बॉन्ड इसके पास चलेगा तो इसके बाद आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। लॉस हो गया, इसको हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है। तो बेटा इसको लॉस हो गया और इसको 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो बेटा ये कहलाएगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर कार्बन का केस है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन बनते हैं। ठीक है बेटा। तो मैंने यहां पर CB बॉन्ड तोड़ा बेटा, होमोलिटिक में बेटा कार्बन के पास और B के पास इक्वल इक्वल बॉन्ड, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन्स गए हैं बेटा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आपके पास देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ऐसे बॉन्ड टूटता है, दिस इज नोन एज बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड का टूटना, द ब्रेकडाउन ऑफ अ बॉन्ड, इट इज नोन एज बॉन्ड क्लीवेज। बेटा कहीं नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। अगला बेटा अटैकिंग रिएजेंट, जैसे बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड जैसे टूटा
आपके पास किसी सबस्ट्रेट में आपका पॉजिटिव चार्ज आया होगा, किसी में नेगेटिव चार्ज आया होगा, बेटा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल आर दोज व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल आर दोज व्हिच हैव इनकम्प्लीट देयर ऑक्टेट, ऑल लिविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, ऑल न्यूट्रल स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो दुनिया के जितने भी पॉजिटिव चार्ज के स्पीसीज है, चाहे वो न्यूट्रल, चाहे वो जितने भी न्यूट्रल है, चाहे वो जितने भी लिविस एसिड है, बेटा सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। मैंने बेटा कुछ यहां पर लिखे हुए हैं, और भी सारे होते हैं, एक्सेट्रा लिखा हुआ है। और जितने भी आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते, चाहे वो लिविस एसिड हो, फ्री रेडिकल भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं बेटा जनरली, इलेक्ट्रोफाइल आर दोज व्हिच हैव लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें, ठीक है बेटा। और कार्बिन भी होंगे और नाइट्रीन भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है नहीं। तो कार्बिन कंपाउंड मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, और नाइट्रीन कंपाउंड भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल का सिंपल सा मतलब है द स्पीसीज हैविंग लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है या जिसपे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो बंदा कुछ ना कुछ लॉस में चल रहा है, वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, दे आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल बेटा वो होते हैं, दे आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल बेटा वो होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मतलब जिस एटम में नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके बाद लोन पेयर होंगे, वहां पे क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्पीसीज वहां अटैक करेंगे जिसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगा। जनरली दे आर न्यूक्लियस लविंग, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो बेटा दुनिया के जितने भी स्पीसीज आपके नेगेटिव चार्ज है, दुनिया के जितने भी स्पीसीज आपके जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस दुनिया के जितने भी स्पीसीज जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बेटा वो क्या कहलाएंगे, सबके सब न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। आगे मेरे बच्चे समझ में, शाबाश। अगला बेटा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है बेटा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। बेटा एम्बी का मतलब होता है बोथ, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एटम और एक ऐसा ग्रुप है एटम का जिसमें दो स्पीसीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। बेटा न्यूक्लियोफाइल का मतलब डोनेट, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा। बेटा एमबी का मतलब होता है दो साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, जैसे बेटा KONO, ठीक है ना। बेटा इसमें ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक स्पीसीज में एटम, दो एटम क्या होंगे आपके, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। अगला बेटा NH2OH, ऑक्सीजन NH2OH, यानी बेटा N के ऊपर लोन पेयर और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो बेटा एक और पेपर में एक और आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल। बेटा हमने बताया है अभी आपको कि जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ दो ग्रुप ऐसे हैं, एक है हाइड्रोनियम आयन, दूसरा अमोनियम आयन, H3O+ और NH4+। दे आर नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल, दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पेपर में आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल बट दे आर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। These are H3O+ and NH4+, हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट, सिंपल सा फंडा है बेटा, तेज से चला रहा हूं, आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना बेटा। अगला है रिएक्शन इंटरमीडिएट। कहीं ना कहीं जब हमारा बॉन्ड टूटा होगा बेटा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन भी हुआ होगा, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन भी हुआ होगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, बेटा क्या क्या प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कार्बोकैटायन। बेटा ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। इफ ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट देन
कार्बोकैटायन आर व्हाट? बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटायन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। एनी प्रॉब्लम? और बेटा 6 इलेक्ट्रॉन तो है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, तो ये कहलाएगा डायमैग्नेटिक। स्पीशीज कैसा है? डायमैग्नेटिक। तो बेटा दुनिया के ऐसे कंपाउंड, ऐसे मतलब बोलते हैं आइटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, दे आर डायमैग्नेटिक। और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि मतलब बोलते हैं पेयर वाले कलर्ड, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। ऐसे कार्बोनाइन बेटा, कार्बोनाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, डायमैग्नेटिक। अब इसके बाद नेगेटिव चार्ज है, कार्बोनाइन आर न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइन आर न्यूक्लियोफाइल क्योंकि उसके बाद नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अगला बेटा फ्री रेडिकल। देखो कहीं ना कहीं से फ्री रेडिकल आपका बना होगा, वो होमोलिटिक क्लीवेज का रिजल्ट है। फ्री रेडिकल इज रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज, डू यू नो? ठीक है ना? अभी बेटा समझाया मैंने आपको। तो बेटा जो फ्री रेडिकल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल इज 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 3 तो पेयर में होंगे, 1 अनपेयर है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना बेटा? और यह भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है ना? 7 ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, तो ये अभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा। ठीक है भाई? तो कार्बोनाइन न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफाइल। अगले देखिए बेटा कार्बिन। बेटा कार्बिन कुछ इस तरीके से होता है, देखो जब कार्बन से 2 मोनोवैलेंट एटम जुड़े होंगे, बेटा हाइड्रोजन नहीं, वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है? जब कार्बन से बेटा 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, वो भी मोनोवैलेंट एटम, और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उसको बोलेंगे कार्बिन। ये हो जाएगा डाइहाइड्रोकार्बिन। अगर यहां पे लिखते हैं बेटा, ये हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। जैसे डाइक्लोरोकार्बिन है तो कार्बिन, क्योंकि क्लोरीन इज ऑल्सो मोनोवैलेंट, क्लोरीन इज ऑल्सो मोनोवैलेंट। ठीक है ना? तो क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, कार्बन के ऊपर एक क्या है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये बेटा क्या कहलाएगा? कार्बिन। इसको वो बोलते हैं कार्बिन। ठीक है बेटा? तो 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, टोटल 4, और 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे नाइट्रीन, देखो नाइट्रीन भी सेम केस, नाइट्रोजन से 1 मोनोवैलेंट एटम जुड़ा होगा, नाइट्रोजन से 1 मोनोवैलेंट एटम जुड़ा होगा, बाकी 2 क्या होंगे बेटा? बाकी 4 आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू मोनोवैलेंट एटम, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रीन। ठीक है बेटा? नाइट्रीन को हम ऐसे पहचानेंगे, कार्बीन को हम ऐसे पहचानेंगे, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन को हम ऐसे पहचानेंगे। ठीक है बेटा? बेटा रिवीजन करते रहिए, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना बेटा? अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, बहुत इंपोर्टेंट है। 4 टाइप्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बेटा? 10-10 मिनट देखते हैं इनको, बस 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है ना? तो जीओसी 1 खत्म हो जाएगी, आपको बेटा 2 मिनट देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा 2 मिनट समझ लेते हैं इसको बेटा, फिर हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, जिसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं, आई इफेक्ट। ठीक है बेटा? चलिए यहां देखिए बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट जो भी होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना बेटा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम बोलते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, है नहीं है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मान लो फ्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। मान लो कहीं पर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो कार्बन खींचेगा। तो जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना?
यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। बट जब हम आप हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस देंगे तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप देखिए, देखो अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन का जो आई फैक्टर होता है बेटा वो होता है 0 या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव फैक्ट जो है 0, क्योंकि हाइड्रोजन ही है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। तो बेटा थोड़ा सा और समझते हैं। एक बेटा कार्बन स्ट्रक्चर अपने पास, यहां पर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक और बेटा यहां पे कार्बन 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 कार्बन, बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है बेटा, ये बेटा इसकी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, थोड़े से और खींचेगा, ये थोड़े से खींचा, थोड़े से और खींचा, है नहीं है। तो बेटा देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसने इससे लिया, इसको कम, इसने इससे खींचा, इसने इससे लिया, इससे लिया, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, इट इज ए डिस्टेंस इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा वो डिस्टेंस इफेक्ट है, ठीक है ना। डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिविटी का प्रभाव कम होता है, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस के साथ साथ बेटा कम इफेक्ट होता है, कम इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। पास वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, पास वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ठीक है, और पास वाले एटम को इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा। तो बेटा GOC1 में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बेटा उसको बोलते हैं माइनस ऑफ आई। क्या बोलते हैं बेटा, माइनस आई ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो माइनस आई वाले कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। जो किसी बोलते किसी आइटम से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, वो होते बेटा माइनस आई वाले, समझ में आया। तो दे आर माइनस आई ग्रुप। और ऐसे एटम, ऐसे ग्रुप है, ऐसे मॉलिक्यूल है बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सबसे ज्यादा कार्बन के बाद पहुंचेगा, इसके बाद और ज्यादा बेटा आगे आगे बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन को, और ये आगे बढ़ाते 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 इस कार्बन का बहुत कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये डिस्टेंस इफेक्ट है। तो तीसरा पॉइंट क्या ले सकता हूं मैं, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज डिस्टेंस इफेक्ट बोल सकते हैं। अब यहां ये बोल सकता हूं इंडायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ रही है, इंडायरेक्ट इफेक्ट कम हो रहा है। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बेटा डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। समझ में आ गया? तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसने यहां पर एस, बेटा केमिस्ट्री में, जीओ ऑर्गेनिक में ऐसे ग्रुप और एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उनको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, प्लस आई, ठीक है ना। जैसे बेटा CH3 प्लस आई है, OCH3 माइनस आई भी है और प्लस एम भी शो करता है, फ्लोरीन माइनस आई है नहीं है। तो प्लस आई और माइनस आई इनको बोलते हैं। तो माइनस आई वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, प्लस आई वाले वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, पक्का। चलिए बेटा हमने अभी आपको ये बताया है कि मतलब बोले तो प्लस आई वाले जितने भी ग्रुप होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब प्लस आई वाले जो होंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट होगा वो होगा बेटा ज्यादा, और माइनस आई वाले वो होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिनके पास, दे हैव लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना बेटा। तो कहीं ना कहीं बेटा जिनको लॉस, जो बंदे लॉस में चल रहे हैं, जो ग्रुप और एटम लॉस में है, तो ये कार्बोकटाइन ही क्यों ना हो,
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। अब मान लो अगर मैं बात करता हूं बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बनाएगा, कार्बन के प्लस चार्ज। हर कोई आइटम एलिमेंट ये चाहेगा कि अपना न्यूट्रल होना चाहता है बेटा, चाहे वो उसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा हो, चाहे उसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो। जिसके पास कमी है वो अपनी पूर्ति करना चाहेगा, जिसके पास ज्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम करना चाहेगा। कार्बोकैटायन लॉस में चल रहा है, ठीक है, कार्बोकैटायन लॉस में चल रहा है बेटा, प्लस आई वाले उसकी स्टेबिलिटी बनाएंगे। कार्बोएनायन के पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, दे आर माइनस आई ग्रुप। तो बेटा ऑर्डर है OR3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN CHO। X मतलब हेलोजन FClBrI, FClBrI। बेटा फिर OR OH CH मतलब C ट्रिपल बॉन्ड H NH2, फिर फिनाइल, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, देन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग जीरो के बराबर। ऐसे बेटा ऐसे ग्रुप जिनके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द अदर, तो वो होंगे बेटा these ग्रुप्स, ठीक है ना। तो चाहे CH3 हो, चाहे O नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, CD3 CT3, ठीक है ना, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। दे हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो मैंने बताया बेटा ये है प्लस आई और माइनस आई, ठीक है ना। बेटा स्पीड स्लो हो गया, थोड़ा तेज चलते चलिए। यहां देखिए बेटा क्वेश्चन करते हैं आप। बेटा अभी कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं मैं आपको, देखते हैं क्या होता है। इधर देखिए बेटा, अगर हम बात करेंगे कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन की, बेटा अगर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनाइन। बेटा ध्यान से सुनिए बेटा, कार्बोकैटायन वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज कार्बोएनाइन, है नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो कार्बन है तो कार्बोकैटायन, ये कार्बोएनाइन। बेटा देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना ऑब्जेक्ट पूरा करना चाहेगा, ये चाहेगा कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो बेटा कौन से ग्रुप देंगे इसको, प्लस आई वाले। प्लस आई वाले वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होता है, अभी लिखा है दूसरी लाइन में, ठीक है ना। और बेटा कार्बोनाइन लॉस, इसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा भी सही नहीं है और कम भी ठीक नहीं है, तो ज्यादा जिसके पास है दान कर दो सब, ठीक है बेटा। तो इसका इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है तो ये इससे ऐसे ग्रुप जोड़ेगा, ये चाहेगा कि मेरे से ऐसे ग्रुप जोड़े बेटा, जो मेरे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे डोनेट करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे वाले कौन से ग्रुप होते हैं बेटा, माइनस ऑफ आई वाले। तो बेटा यहां पर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बेटा यहां लिख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ऐसे बेटा यहां देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बेटा फिर बता रहा हूं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपना ऑक्टेट कम से कम पूरा करना चाहेगा, तो ऐसे ग्रुप जोड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं, दीज आर प्लस आई। कार्बोनाइन ऐसे ग्रुप होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है या अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो ऐसे ग्रुप जोड़ना पसंद करेगा जो इससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप दे आर माइनस आई, ठीक है बेटा। तो यहां पर हो गया बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्लस आई माइनस आई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन माइनस आई एंड प्लस आई, ठीक है बेटा। चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं।
चलो बेटा हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। बेटा अगर आपको पेपर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पूछ रहा है, डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो बेटा आप प्लस आई वाले ग्रुप ढूंढो। अब देखो ये कार्बोकटाइन है बेटा, ये CH3 कौन सा है? प्लस आई। बेटा ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई हो गया। दिस वन इज ऑल्सो प्लस आई एंड दिस इज ऑल्सो प्लस आई। बेटा तीन तीन प्लस आई जुड़े हैं तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी और बढ़ा देगा। दो दो प्लस आई, बेटा एक प्लस आई। बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है ना। तो मोर नंबर ऑफ प्लस आई मोर स्टेबल कार्बोकटाइन, लेस नंबर ऑफ प्लस आई लेस स्टेबल कार्बोकटाइन। सेकंड क्वेश्चन बेटा देखिए कार्बोकटाइन इधर है बेटा, ये चीज कॉमन है सब में, देख लो। तो ये चीज तो आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ा रही होगी, है नहीं है? लेकिन बेटा फ्लोरीन इज माइनस आई, क्लोरीन इज ऑल्सो माइनस आई, ब्रोमीन इज ऑल्सो माइनस आई। बेटा CH3 लेकिन क्या प्लस का आई है नहीं है? CH3 प्लस आई है। तो यहां देखो बेटा दो दो प्लस आई जुड़े हैं, इसको भी आप प्लस आई मानते हो। बेटा ये भी प्लस आई हो गया, ये भी प्लस आई हो गया, और बेटा ये भी प्लस आई हो गया। बेटा एक प्लस आई दूसरा भी प्लस आई, दो प्लस आई, एक प्लस आई एक माइनस आई, एक प्लस आई एक माइनस आई, एक प्लस आई एक माइनस आई। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? लास्ट वन। अब आप देखेंगे बेटा माइनस आई तो घटाता है, जो ज्यादा माइनस आई वो सबसे कम स्टेबल कार्बोकटाइन के केस में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सो द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बहुत तगड़ा खींचेगा, एक तो पास है तो सबसे कम स्टेबल, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ठीक है बेटा। तो ऑर्डर जाएगा ऐसे, एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना बेटा। डिस्टेंस इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा हुआ, अपनी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ठीक है ना। तो प्लस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कम कर देगा ऑलरेडी। नेक्स्ट केस क्लोरीन। बेटा देखो यहां से यहां तक सब कॉमन है बेटा। फ्लोरीन इज माइनस ऑफ आई, CH3 इज प्लस ऑफ आई, क्लोरीन इज माइनस ऑफ आई, दिस इज नॉर्मल। कहीं ना कहीं फर्स्ट वन एंड थर्ड वन कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर रहे होंगे। कौन बढ़ा रहा बेटा? सेकेंड। तो सीधा स्टेबल कौन हो गया? सेकेंड। बेटा देखो लास्ट में, देखो लास्ट, फर्स्ट और थर्ड में देखिए, लास्ट में ना बढ़ रहा ना कम हो रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में क्या हो रहा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज और कम हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। तो सबसे फिर आएगा बेटा फोर्थ, फिर आएगा बेटा थर्ड, फिर आएगा बेटा वन, ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर वन, ठीक है बेटा। बेटा और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने घर पे, ठीक है ना। आज तो आपने जितनी प्रैक्टिस करी है बेटा करते रहना है। बस मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको, कैसे कैसे क्या भाई, हाँ कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ ये प्लस आई है पूरा, ये भी प्लस आई है बेटा, ये भी प्लस आई है। लेकिन आप देखिए फ्लोरीन 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 बाहर सब कॉमन है ना। अब आप देखिए बेटा फ्लोरीन इसके नजदीक है, माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। बेटा जो जितने नजदीक होगा कार्बोकटाइन के वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और सबसे कम स्टेबल। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के नजदीक होगा, कार्बोकटाइन के नजदीक होगा, वो उतना ही ज्यादा खींचेगा, वो उतना ही कम स्टेबल होगा। क्योंकि वैसे भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं, ठीक है ना। वैसे भी डिस्टेंस इफेक्ट है, ठीक। तो आंसर इज थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। बेटा अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बेटा मान लो एक एसिड है, ये ब्रेकडाउन हो गया बेटा, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस, तो बेटा इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। ये होता है बेटा कंजुगेट एसिड,
ठीक है। अब अगर मुझे मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए, क्वेश्चन आ गया अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के। आपको कंजुगेट बेस को स्टेबल करना। अब आप मुझे बताओ, कंजुगेट बेस में साइन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को मैंने बैलेंस करना है, तो माइनस आई जोड़ू कि प्लस आई जोड़ू? माइनस आई। अरे नेगेटिव को कम करना है मेरे को, मैं माइनस आई जोड़ूंगा। तो बेटा यहां से मैंने बोल दिया बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। मान लो पेपर में आ गया CH3COOH और HCOH सॉरी, बेटा कौन ज्यादा स्टेबल है? HCOH इज एसिडिक और CH3COH इज एसिडिक। तो बेटा आपने पढ़ा होगा बेटा ये ज्यादा एसिडिक है, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन इथेनोइक एसिड, ठीक है ना? क्यों हुआ? अब आप देखो इसका कंजुगेट बेस बनाओ, या तो बेटा आप डायरेक्ट माइनस आई देखिए, जिससे माइनस आई ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई मोर स्टेबल, मतलब मोर एसिडिक। या तो कंजुगेट बेस बनाओ, या तो या तो कंजुगेट बेस बनाइए, या तो माइनस आई प्लस आई ग्रुप देखो। अब आप देखो ये ग्रुप कॉमन है, ये कौन सा ग्रुप है भाई? प्लस आई तो वैसे भी घटाता है, प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो रहा है, यहां पर तो कोई ग्रुप ही नहीं जुड़ा है, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया? ज्यादा एसिडिक हो गया। सारे के सारे केस में ऐसे देखते हैं, सारे के सारे जितने क्वेश्चन आगे बेटा, या तो आप H प्लस हटा दो, सब में H प्लस हटा दो, ठीक है ना? H प्लस हटा देंगे तो बन गया कंजुगेट बेस। अगर आपको H प्लस हटाना नहीं आ रहा है बेटा, डायरेक्ट का देखो माइनस आई ग्रुप देखो, जितना माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक। अब मान लो इसका H प्लस हटा दो आप, ये बच जाएगा CH3CO नेगेटिव और ये बच जाएगा HCO नेगेटिव। अब ये देखो ये प्लस आई है, ये कुछ नहीं है, प्लस आई माइनस आई बराबर ही है, प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, कहां का एसिडिक कहां का होगा, ठीक है ना? तो प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। जितने भी आगे क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ बोलता है, बेटा कंजुगेट बेस बनाओ, प्लस आई देखो और माइनस आई देखो, प्लस आई वाले एसिडिक बढ़ाएंगे, माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। अगर कंजुगेट बेस बनाने नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट प्लस आई माइनस आई देख लो, ठीक है ना? एक क्वेश्चन करते हैं, देखो झट से, COH CH3 COH NO2 COH Cl है नहीं है? अपने को इसको क्वेश्चन को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है। पहले क्वेश्चन या तो कंजुगेट बेस बनाओ, कोई बात नहीं, या तो इसको आप कंजुगेट बेस बनाइए, ठीक है? और या तो क्या करो, प्लस आई माइनस आई देख लो, ये लो कंजुगेट बेस बना दो, ये लो माइनस 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 माइनस, है नहीं है? अब देखो ये नॉर्मल है, न्यूट्रल। नेक्स्ट बेटा ये क्या हो गया? प्लस आई, ये क्या हो गया? माइनस आई, ये हो गया माइनस आई। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट टू माइनस आई और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है ना? तो माइनस आई सबसे तगड़ा माइनस आई कौन सा है? NO2। तो मोर स्टेबल इज बी, मतलब मोर एसिडिक इज बी, देन डी, देन नॉर्मल फर्स्ट ए, देन बेटा बी, सॉरी सी, फर्स्ट क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है ना? NO2 सी में है। तो बेटा देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी, सही कह रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? तो ये हो गया बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी। बेटा इसका उल्टा कर दो, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना? अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। या आप डायरेक्ट बोल दो, क्या बोलोगे? अब डायरेक्ट बोल रहे सर, डायरेक्ट टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। बेटा बेस कौन होते हैं? हु आर बेसिक, हु आर बेस, जिसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, दे आर बेसिक। इसका मतलब बोले तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है जिसके पास लोन पेयर अमाउंट ज्यादा होगा, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर बेसिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, दे आर नोन एज बेस। सिंपल सा फंडा है। यहां देखो, मान लो NH2 है मेरे पास, CH3 लोन पेयर, NO2 NH2। अब ये देखो, मुझे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बोलते विच इज मोर बेसिक। क्या देखो, डायरेक्ट देखो, प्लस आई माइनस आई। देखो प्लस आई वाले बढ़ाएंगे, ये बेटा प्लस आई, बेटा ये है माइनस आई, है नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट और ज्यादा होगा, और बेसिक है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है भैया। ऐसे NO2 है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। NO2 अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो रहा है तो बेसिक कम है, वो कम बेसिक है, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन कम देगा। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन करना है बेटा, तो मैं तो आपको जस्ट थ्योरी बता रहा हूं और एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है ना? तो एक दिन मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे एक दिन। ठीक है ना? तो जीओसीएल में सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा एक दिन। ठीक है? तो ये रहा बेटा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर बेटा इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है ना? तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है, कार्बोकेटाइन की देखनी है, और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं। ठीक है बेटा? चलिए बेटा हम बात करते हैं रेजोनेंस की। अभी तक हमने बेटा कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इंडक्टिव इफेक्ट सब देख लिया, और प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर भी देख लिए। अब रेजोनेंस की अगर हम बात करेंगे, सर रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जनरली पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन का अपनी पोजीशन से हटना जो है, अपनी पोजीशन बदलना, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। आपने देखा होगा बेंजीन जो एक कंपाउंड है मेरे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड होता है, इधर किसका, ये इधर चले गया बेटा, ये इधर चले गया है बेटा। अगली जो कंडीशन बन गई, ये बन गया बेटा ऐसा कुछ इस तरीके से। अब देखो सर, ये पाई बॉन्ड इधर किसका लो, ये मत किसका हो, लेकिन बेटा जो कंपाउंड है आपका, कंजुगेट सिस्टम हमेशा मतलब मेंटेन करना चाहिए हमेशा। पहले अगर कंजुगेट सिस्टम में है तो बाद में भी, रेजोनेंस के बाद भी वो कंजुगेट सिस्टम में रहना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। पहला केस, ऐसे कौन कौन से कंडीशन है, ये सब कंडीशन है किस पर रेजोनेंस हो रहा है। पहला बेटा पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, मतलब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में, मतलब पाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में, पाई सिंगल नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में, और पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन में है। तो ये कंडीशन आपकी रेजोनेंस की बन सकती है। अगला, अगर कहीं पर वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर और नेगेटिव, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये आपका रेजोनेंस कंडीशन, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कंडीशन पॉसिबल है। अब देखिए इंपोर्टेंट, अब देखो ये भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, तो ये तो आपका लोकलाइज्ड है, सॉरी डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में। लेकिन जो पाई बॉन्ड है इसको बोलते हैं बेटा लोकलाइज्ड, अपनी जगह पर रहेगा हमेशा।
अपने पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ऐसे ये रहा देखो, ऐसे ये है पॉजिटिव डबल बॉन्ड्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी रेजोनेंस कंडीशन है। ऐसे यहां देखिए नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, अब जो लोन पेयर है ये कहीं नहीं जाएंगे, इनको बोलेंगे लोकलाइज्ड, दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ऐसे यहां देखो फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में ये पाई बॉन्ड कहीं नहीं जाएगा, लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस हो रही है। तो ये कुछ कंडीशन है। अब रहा सवाल सर, अगर मान लो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ होगा सर? पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, लोन पेयर जो है डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो ये कुछ तरीके से ये मतलब यहां पर ऐसा केस बन रहा है आपके। ठीक है बेटा? और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस? पहला केस, दो कंपाउंड है मेरे पास, बोलेगा किसमें ज्यादा स्टेबल? जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। चाहे वो दूसरे वाले में ये इसका रेजोनेंस है, इसमें चार्ज आ रहा है, लेकिन बिना चार्ज वाला मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबल। अगर पाई बॉन्ड सेम है, अनचार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें चार्ज आ गया, इसमें अनचार्ज है, तो अनचार्ज स्पीसीज इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट वन, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। ठीक है? ये कुछ कंडीशन है रेजोनेंस की। ये कंडीशन होगी, ये स्टेबिलिटी हो गया। क्वेश्चन आ गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट और करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। एक बार नीट में सवाल आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसा कुछ आया था। ठीक है बेटा? हम बात करते हैं एक दो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि रेजोनेंस कैसे कैसे बनते हैं। बेटा यहां देखिए बेटा, आप देखिए रेजोनेंस ऑफ टू टाइप्स, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई था, बड़े यहां पे दो टाइप का है, प्लस एम और माइनस एम, प्लस एम और माइनस एम। बेटा प्लस एम जैसे कि OH, OH प्लस एम ग्रुप शो करता है, CHO माइनस एम शो करेगा, प्लस एन वो ग्रुप होंगे बेटा जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे कार्बोकटाइन की, वो उनको हम बोलेंगे प्लस एम। बहुत सारे होते हैं जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, उनको हम बोलेंगे माइनस एम ग्रुप। वो कहीं ना कहीं कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, माइनस एम ग्रुप। अगर हम एक एग्जांपल करें, OH लोन पेयर, अब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड आगे खिसकेगा। तो बेटा कुछ इस तरीके से इसका रेजोनेंस बनेगा। बेटा यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, बेटा इसके पास आ गया डबल बॉन्ड OH के ऊपर प्लस O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही है बेटा, ये आगे खिसकेगा और ये आगे जाएगा यहां लेके। तो बेटा कैसे बनेगा बताइए? बेटा ये अपनी जगह पर रहा OH प्लस, बेटा ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अब ये कंजुगेशन में तो ये आगे खिसकेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो इसका रेजोनेंस कैसे बन जाएगा? ये अपनी जगह पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, बेटा इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा? फिर ये दोबारा से फिर से कंजुगेशन में नेगेटिव चार्ज इधर, ये आगे, तो बेटा देखो कैसे बन गया OH, फिर से लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना? इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ रेजोनेंस होती है बेटा, इस तरीके से किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है बेंजीन में। तो देखो कहीं ना कहीं पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वो कंपाउंड उतने ज्यादा स्टेबल है। 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है इसके, 5 OH प्लस एम शो करेगा क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन आगे भेज रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं। एक चीज और देखो, नेगेटिव चार्ज या तो कहां आ रहा है, ऑर्थो पर आ रहा है या तो पैरा पर आ रहा है। देखो पैरा पे, ऑर्थो या पैरा, रेजोनेंस इज ओपी डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पॉजिटिव चार्ज या तो ऑर्थो पैरा में जाएगा, नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पैरा में जाएगा या लोअर ऑर्थो पैरा में जाएगा, ठीक है ना। तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे या वहां से विड्रॉ होंगे और वो उस पोजीशन का नाम है बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बेटा ये कंपाउंड है, ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे बगल वाला कार्बन ऑर्थो, इससे बगल वाला मेटा, इससे बगल वाला पैरा। चले बात करते हैं माइनस एम की। माइनस एम का क्या रोल है बेटा, जैसे एग्जांपल है CHO इज अ माइनस आई ग्रुप, सॉरी माइनस एम ग्रुप। तो बेटा मान लो बेंजीन है मेरे पास, इसमें बेटा CHO जुड़ा हुआ है, तो बेटा माइनस एम कैसे शो करता है बेटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे खींचेगा, तो बेटा कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा इसका रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज बेटा ये डबल बॉन्ड इधर खिसक जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और ये आ गया H। बेटा फिर ये कंजुगेशन में जाएंगे, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा बेटा, तो कुछ ना कुछ ऐसे बन जाएगा ये। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज फिर से बेटा डबल बॉन्ड, डबल ऑक्सीजन नेगेटिव और H, बेटा ऐसे इसका बना लो, ये पीछे खिसकेगा बेटा, तो बेटा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O नेगेटिव H, बेटा आ गया प्लस चार्ज यहाँ पे। अब ये प्लस चार्ज इधर खिसक गया बेटा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा COH, ये बन गया बेटा इसका रेजोनेंस। तो कहीं ना कहीं जो है बेटा यहां देख लो, फिर से आप देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। तो जो रेजोनेंस है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में जाएंगे या तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये रेजोनेंस है, तो माइनस एम वाले आपके रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, अबे कार्बोकैटायन ऑलरेडी अनस्टेबल है, वहां आप जैसे मान लो इसको जोड़ दो CH3CH2 प्लस और यहां लगा दो CHO, और ऐसे ही है CH3CH2 प्लस और OH ये लगा दो, और दोनों कौन ज्यादा स्टेबल है सर, दूसरा ज्यादा स्टेबल है, ये प्लस एम शो कर रहा है, ये माइनस एम शो कर रहा है CHO, हालांकि ये दोनों प्लस आई है, ठीक है ना। तो सेकेंड वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहां पर रेजिडेंस हो रही है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस एम उसे माइनस आई भी है, ठीक है ना। तो बेटा प्लस एम एंड माइनस एम का कार्बोकैटायन और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ तो बहुत रोल है। ऐसे देखो अभी हमने देखा था सर, कार्बोकैटायन की स्ट्रेंथ भी प्लस आई वाले बनाते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपके माइनस आई वाले बनाते हैं, तो यहां भी हो जाएगा। माइनस आई वाले कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बनाएंगे, माइनस एम वाले। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बनाएंगे, प्लस आई और प्लस एम वाले, प्लस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बनाएंगे प्लस आई और प्लस एम वाले, और एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम वाले बनाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस एम वाले बनाएंगे। देखो प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बेस इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा, ठीक है ना बेटा। तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन। अब देखो अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। कार्बोकैटायन है प्लस चार्ज है उसके पास, प्लस एम वाला बढ़ाएगा, ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन माइनस एम वाले बढ़ाएंगे और प्लस एम वाले घटाएंगे। कार्बोनाइन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस एम जो उससे लेगा
वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा बेटा? माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। माइनस एम ना, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी, माइनस चार्ज है उसके पास, तो कहीं ना कहीं माइनस एम ग्रुप जोड़ दो। और बेसिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा बेसिक होगा? जहां पे प्लस एम ग्रुप अटैच होगा। ठीक है बेटा, ये इसकी स्टेबिलिटी है। अगर बेटा ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ बेटा कार्बोकैटाइन एंड फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन एंड फ्री रेडिकल बेटा प्लस एम, सबसे ज्यादा प्लस एम, फिर उसके बाद बेटा प्लस एच, फिर प्लस आई, फिर बेटा नॉर्मल, माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा प्लस आई, प्लस एच वाले बनाएंगे, सॉरी प्लस एम वाले, फिर उसके बाद प्लस एच, फिर प्लस आई, फिर नॉर्मल, फिर माइनस आई, उल्टा ऑर्डर। यही कार्बोकैटाइन का, यही फ्री रेडिकल का ऑर्डर है। ऐसे बेटा कार्बोनाइन का ऑर्डर देखेंगे, कार्बोनाइन का बेटा रिवर्स कर दो, माइनस एम, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा माइनस एम बनाएगा। फिर बिठाएगा बेटा माइनस एच, माइनस आई, नॉर्मल, प्लस आई, प्लस एच और प्लस का एम। ये कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो इसके लिए आपको प्लस एच, सॉरी प्लस एम याद होना चाहिए, माइनस एम याद होना चाहिए, माइनस आई याद होना चाहिए, वो आपके नोट्स में लिखा होगा। ठीक है बेटा, वहां से रिवीजन करेंगे। तो ये बेटा स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन और कार्बोनाइन और एसिडिक स्ट्रेंथ का रेजोनेंस के केस में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लेके आऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। ठीक है ना, पहले हम समझा देते हैं क्या क्या बेसिक चीजें क्या है। ठीक है बेटा, अगला पढ़ते हैं बेटा हाइपर कंजुगेशन। चलिए देखना, चेक करना एक बार, चल रहा ना। अब हम बात करते हैं बेटा हाइपर कंजुगेशन। देखो भाई हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड। अब आप यहां देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कैसे जाएगा बेटा? इधर पहुंचा तो एक H कार्बन H प्लस बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2H। ऐसे बेटा ये भी ट्रांसफर हो सकता है, HCH H प्लस डबल बॉन्ड CH2। ऐसे बेटा ये भी ट्रांसफर हो सकता है, H प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तीन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है इसके तीनों। ये जो कंपाउंड है इसके बेटा 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। ठीक है ना, यह भी स्टेबिलिटी को बताता है। अब आप देखो, तीन इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं देखो, अगर आप इसको प्लस आई से करोगे बेटा, ये प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। बेटा एक चीज और बता दूं मैं आपको, बेटा कार्बोकैटाइन है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, इसके बदले कार्बन अल्फा कार्बन,
और उस कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटे? अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम यहां से ट्रिक की बात करें, ट्रिक की बेटा, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल। मान लो अगला H CH प्लस H और H, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर। तो यहां पर 6 हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखो क्यों, ये भी ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर होगा, 3 यहां से 3 यहां से, कहीं ना कहीं देखो देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन, देयर आर 2 अल्फा कार्बन और 1 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा हाइपर कंजुगेशन जो है कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ऐसे फ्री रेडिकल है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे ही डबल बॉन्ड वाले केस में देखो, कार्बन CH3 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 CH3, कार्बन कार्बन CH3 H CH3। अब इसको देखिए, एनालिसिस कीजिए। बेटे यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। यहां में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछेगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पूछेगा, तो आप अल्फा हाइड्रोजन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यह देखिए पाई बॉन्ड। अब देखो ये सिस्टम है मेरे पास, इसके बगल का कार्बन अल्फा, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है वह अल्फा कार्बन है। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये कुछ नहीं है। और इन अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो बेटा 3 3 6 12 अल्फा हाइड्रोजन, और यह कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल फर्स्ट, 12 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे बेटा आपने पढ़ा होगा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। तो हम बोल सकता हूं मोर अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना बेटा। तो ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है हाइपर कंजुगेशन के बारे में, ठीक है ना। अब प्लस H क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। माइनस H क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तो ये हाइपर कंजुगेशन, ये जनरली प्लस H है, प्लस H, मोर अल्फा मोर अल्फा मोर अल्फा मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन है बेटा, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन एक्चुअली, ठीक है बेटा। तो अल्फा हाइड्रोजन देखना सीखिए, हाइपर। चलिए बेटा हम बात करते हैं एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक की। बेटा देखो, जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों और कैसे? कुछ कंडीशन है बेटा एरोमेटिक की। नंबर 1 साइक्लिक रेजोनेंस होनी चाहिए वहां पे। साइक्लिक का मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव सिंगल, मतलब पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, साइक्लिक रेजोनेंस। और मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, मतलब हर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। इनको बोलते हैं हकल रूल। देखो बच्चों को समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। बेटा देखो n की वैल्यू 0 रखो आप, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर किसी कंजुगेट सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है तो एरोमेटिक होगा, अगर प्लेनर है तो। n की वैल्यू 2 रखिए तो ये आ जाएगा बेटा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा n की वैल्यू 1 रखो पहले, तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखो
14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक रेजोनेंस, नो चेंज इन द कंडीशन, प्लेनर मॉलिक्यूल, लेकिन यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन कोई रेजोनेंस नहीं होगा, 1 रखो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 रखेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 रखो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो स्टेबिलिटी की बात करें, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। अब ये कंपाउंड रखे हैं, समझते हैं कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, ठीक है भाई। अब आप यहां देखिए, पहला केस पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंड क्वेश्चन, डबल सिंगल साइक्लिक रेजोनेंस, प्लेनर मॉलिक्यूल, बट देयर आर 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का मतलब n की वैल्यू 2 रखो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट वन बेटा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इज एंटी एरोमेटिक। बाकी रेजोनेंस साइक्लिक रेजोनेंस तो है, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नो एंटी एरोमेटिक नो एरोमेटिक, तो ये कहीं ना कहीं नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट वन, नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव, रेजोनेंस हो रही है और नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं रेजोनेंस में जाके पाई बॉन्ड बनाएगा, तो बेटा 2 तो इसके हो गए और एक तीसरा बॉन्ड ये हो गया, टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लेनर मॉलिक्यूल, साइक्लिक रेजोनेंस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मींस एरोमेटिक। बेंजीन तो है ही है। नेक्स्ट वन बेटा, साइक्लिक रेजोनेंस भी नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अब आप देखो, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, इतना सिस्टम ही रेजोनेंस में जाएगा तो कहीं ना कहीं एक लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक। तो ये लोन पेयर जो है ना लोकलाइज्ड है, दे विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। ऐसे ये सल्फर है, लोन पेयर कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड, दीज लोन पेयर आर लोकलाइज्ड। ऐसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में लोन पेयर तो है लेकिन ये लोकलाइज्ड है, ये ऑलरेडी साइक्लिक रेजोनेंस शो कर रहा है, ये ऑलरेडी एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक। ऐसे यहां देखिए, ये बेंजीन है, 2 बेंजीन जुड़ गए, तो बेटा एक एरोमेटिक है दूसरा भी क्या होगा, एरोमेटिक ही होगा, ठीक है बेटा। तो इतना हम GOC1 पढ़ चुके हैं, तो ये आपका बेसिक था, आप घर पर रिवीजन कर रहे हैं, बाकी हम क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए।